दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एडवोकेट मनोज जैन सागर जी जुड़े हैं, जो कि एक समाज सेवक तो हैं ही और समय समय पर लोगों की भलाई का भी काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले इन्होंने जो महाराष्ट्र में साईं मंदिर है, शिरडी के साईं बाबा के नाम से जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर इन्होंने एक धर्मशाला 1 करोड़ 11 लाख इन्वेस्ट करके बनाने की कोशिश की, जो कि इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्होंने झेला है, जो कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। तो उसी के बारे में बात करेंगे। है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, ये घटना क्या हुई, कैसे हुई और कब हुई? ये घटना ऐसी हुई कि मैं एक्चुअली में साईं बाबा को मानने वाला हूँ और पिछले 2-3 साल से मैं सर्च कर रहा था कि वहाँ पे कोई ऐसी धर्मशाला मिल जाए और जहाँ पे धर्मशाला में जो भी बंदे वहाँ पे आएँ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ रहें, मतलब मुफ्त में वहाँ पे रहें यात्री लोग, और उनकी इच्छा जो भी हो 10 रुपये डालें दान पेटी में, 5 रुपये डालें, 2 रुपये डालें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर महीने में मान लो इकट्ठा राशि 20,000 रुपये का होता है, जिनके दान पुण्य से जो भी दान पुण्य करते हैं निःशुल्क रहने का था वहाँ पे, उनके आवास के लिए, उनका रहने के लिए धर्मशाला इकट्ठा 20,000 रुपये होता है खर्चा। वहाँ पे बिजली का बिल, साफ़ सफाई, कर्मचारी का खर्चा 30,000 रुपये का आता है। तो 10,000 रुपये की मेरी इच्छा ये थी कि 10,000 रुपये हर महीने मैं भेजूँगा दिल्ली से शिरडी। और इसका उल्टा हो जाता है कि खर्चा होता है सिर्फ 20,000 रुपये का और दान पेटी में आ जाता है 30,000 रुपये। तो मेरा विचार ये था कि 10,000 रुपये का वहाँ पे खिचड़ी भंडारा कर दिया जाए, मुझे वहाँ से चवन्नी का भी लोभ लालच नहीं था जी। तो मैंने वहाँ इस माध्यम से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की धर्मशाला ली। आपका 1 जुलाई 2024 के अंदर वहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ 2,51,000 रुपये का। लेकिन वहाँ पर फिर मुझे उन्होंने 6 जुलाई को कहा कि हमारी जो है प्रॉपर्टी नीट एंड क्लियर है, हमने अखबार में दे दिया। वहाँ पे विजय कुमावत जी ने, जिनसे मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की, और उन्होंने कहा मैंने वो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पाक साफ प्रॉपर्टी, आप मुझे 25 लाख रुपए आप दे दो। तो मैंने उनको 15 जुलाई 2024 को 25 लाख रुपए दिए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मेरे को पैसे दो, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पैसे से ये सब मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी भूल जाना, ये पैसे भूल जाना, मेरे को जो लफड़ा उफड़ा है मेरे को पेमेंट कराओ, मेरा बैंक का कोई लफड़ा उफड़ा है, मेरे को बिजनेस में नुकसान वगैरह हो गया, कुछ ऐसा उन्होंने कहना शुरू कर देना, मतलब ब्लैकमेलिंग उन्होंने शुरू कर दी कि मेरे को पैसा नहीं दोगे तो ये पैसा भूल जाना। तो 25 लाख भी उनके एक ब्लैकमेलिंग से होने शुरू हो गए थे कि भाई मेरे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, अगर नहीं दोगे तो ये प्रॉपर्टी आप भूल जाना, ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। फिर उन्होंने 15 लाख की डिमांड की, जो कि मैंने 25 जुलाई को अपना यहाँ से दिल्ली से आरटीएस किया उनके बैंक में। 25 लाख भी आरटीएस किया था, 15 लाख फिर आरटीएस किया 25 जुलाई 2024 को। तो अब मरता क्या नहीं करता, ब्लैकमेलिंग होनी शुरू हो गई, तो मैंने 15 लाख भी दे दिया। तो मेरा इस प्रकार से उनके पास 2.5 लाख रुपये का 2,51,000 का एग्रीमेंट टू सेल था, लेकिन 25 लाख एक, 15 लाख एक, 40 लाख पहुंच गए। उसके बाद फिर मेरे पास फिर फ़ोन आ जाता है उनका, फिर बात शुरू होने जाती है अगस्त के महीने में, 7-8 अगस्त के आसपास का, कि मेरे को मतलब इनका 2-3 अगस्त को फ़ोन आ गया था कि 2-3 अगस्त में पैसा से कराओ, मेरा बहन का राखी वाखी आ रहा, 19 अगस्त का राखी था, नहीं तो फिर तुम्हारे को प्रॉपर्टी भूल जाना, पैसे भूल जाना, और आप उससे जो हो वो कर लेना, फिर दिक्कत वाली बात बनेगी, मैं कहीं और प्रॉपर्टी बेच दूंगा और फिर तुम्हारा धर्मशाला नहीं बन पाएगा। तो फिर मैंने 7 अगस्त को मैंने यहाँ से फिर 10 लाख की डिमांड थी, फिर मैंने इनको 5 लाख रुपये एक और 3,49,000 फिर आरटीएस किए बैंक में। तो इस प्रकार मेरे 51 लाख रुपये इनके पास पहुँच गए। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको 60 लाख रुपये जो मेरा एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है 11 सितंबर को मैं जब भी दूंगा पेमेंट। तो इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजा, ओके आप जब भी पैसे देना, फ़ोन पे बात हुई कि जब भी आप पैसे देना। लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गया, मेरे को ये आप 15-20 लाख रुपये और कराओ वरना फिर प्रॉपर्टी भूल जाना। अब मैं परेशान हो गया, फिर इनका मतलब ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, फिर घबराहट होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा भाई ये तो आप गलत काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप करवाने पड़ेंगे। मेरे पे KM घोड़े जो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर थे, जो रियल इस्टेट में KM घोड़े साहब ने मेरे को दिखाई थी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं वहाँ सर्च कर रहा था काफ़ी टाइम से, 2-3 साल से उन्होंने ही डील में साथ रहे हैं, तो उनका विजिटिंग कार्ड भी मेरे पास है। उन्होंने प्रॉपर्टी सर्च करवाई थी, दिखवाई थी, उसके बाद पैसे मांगने शुरू कर दिए। फिर उनका फिर मेरा फ़ोन आया कि अब आप पैसे मत देना, कि इनका कोई बैंक का लफड़ा वगैरह है और इन्होंने बैंक पे लोन वोन लिया हुआ है, मतलब ये मकान पे लोन है। मैंने कहा लोन है? मैंने कहा ऐसा तो बताया ही नहीं कभी लोन है, और कोई लोन होगा तो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा दिया है कि जो भी अगर मेरा कोई लोन वोन होता है तो वो उसमें
चुकता करके देंगे, अकाउंट नील करके देंगे। लेकिन वो कह रहे नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ। तो फिर मैं यहाँ से मैंने फटाफट से टिकट कराई। आपका 3 या 2 सितंबर को मैं वहाँ पहुँच गया था शिरडी 2024 में। 2 सितंबर को शिरडी पहुँच के वहाँ पता होता किया, उन्होंने फिर मना किया कि नहीं जी हम तो पैसे और लेंगे, आप पैसे दो, दबाव बना लेंगे पैसे का। मैंने कहा मैं पैसे तो और दे नहीं सकता, अब मैं रजिस्ट्री के टाइम पे दूंगा। अब तो 11 तारीख आ रही है, आप मुझे बैंक की एनओसी दो। इन्होंने, जब मुझे पता चला लोन है बैंक का, फिर मेरे को इन्होंने एक 27 लाख की पर्ची दे दी व्हाट्सएप की, आपका 4 सितंबर 2024 को। ये 27 लाख रुपए की पर्ची है। तो मैंने कहा इसमें तो लिखा है कि आपका लोन इसमें पूरा नहीं है। कह रहे नहीं है, ये एनओसी। मैंने कहा सर ये एनओसी नहीं है, बैंक वाले आपका विचार करेंगे कि आपका लोन क्लोज करें या नहीं करें। फिर मैं वहाँ से 4 तारीख को मेरी वापसी की फ़्लाइट थी, 4 सितंबर 2024 को। फिर मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर मेरे पास, मैंने केएम गोडे जो थे उनको बोला, उनसे संपर्क साधा। मैंने कहा ये क्या लफड़ा कह रहे। उन्होंने फिर मेरे को फिर फ़ोन करके बोला कि भाई यहाँ पे लफड़ा कुछ ज़्यादा है, औरंगाबाद ब्रांच में इनका हेड ऑफिस है और वो बैंक गए थे तो पता चला कि इनके पास तो 40-45 लाख रुपया कर्जा है। आप पता करो, आपके पैसे खा लेगा, क्योंकि इसने और लोगों के साथ भी चीटिंग की हुई है। और लोगों के, बहुत सारे लोगों के पैसे खाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कैश पैसे दिए हैं विजय कुमावत को, तो इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन आपने सारा पैसा बैंक से दिया है, सारा पैसा आरटीएस किया है, तो आप तो एक्शन लो, थाने पुलिस जाओ, करो, सबूत है आपके, सबूत आपके पास सब कुछ है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ से 9 तारीख को सीधा फ्लाइट की टिकट बुकिंग की और मैं सीधा चला गया औरंगाबाद। मैंने दिल्ली से औरंगाबाद की फ़्लाइट की, औरंगाबाद यूनियन बैंक में गया, वहाँ पे उनको बातचीत की। तो वहाँ पे एक भले मानस ने, भले आदमी ने मेरे को उसकी डिटेल बताई और कहा ऐसे से आप ऑनलाइन चेक करो, ऑनलाइन में सब रिकॉर्ड मिलेगा। मैंने ऑनलाइन में चेक किया तो वो प्रॉपर्टी एनपीए हुई थी 2021 में, नॉन परफॉर्मेंस एसेट थी वो, एनपीए 2021 में हुआ था। और सिंबॉलिक पोजीशन भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का था। जो उसने गुनाह किया और मेरे को मकान बेच दिया जो कि उसका था ही नहीं। और फिर उसके बाद फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया। 9 तारीख को मैंने उसको पेपर भेजे नेट से निकाल के। मैंने कहा भाई ये तो मेरे को यहाँ इन्फॉर्मेशन ये मिली है, आप कह रहे हो मेरा कोई बैंक का लोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आपने प्रॉपर्टी बेच दी है। तो मुझसे वो गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे और क्या बोलते हैं, ये शिरडी हमारा है, यहाँ सारे महाराष्ट्रीय हैं, सारे मतलब आपका मराठी लोग हैं, हमारे हैं, यहाँ तुम दिल्ली से दूर से आए हो, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच रहा हूँ, आप एनओसी लेके बैंक में, आज मेरे बैंक में सारे पैसे हैं, मुझे आपके 60 लाख बकाया देना है। और ये 60 लाख का बकाया मैंने उनको व्हाट्सअप किया, बहुत सारे मैसेज किए, फ़ोन पे रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि मैं उनके पास 11 तारीख को मेरी वापसी की टिकट थी, 11 सितंबर 2024। 9 तारीख को गया, 10 तारीख को गया, 11 तारीख को मैं 3 दिन में वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस गया और वहाँ फ़ोटो भेजी, उनको लोकेशन भेजी वहाँ की, सर मैं आया हूँ, आप रजिस्ट्री कर दो मेरे को रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर और आप अपने 60 लाख रुपए ले लो, मेरे को एनओसी ला दो। उन्होंने मेरे से बदतमीजी करना शुरू कर दी। मैं उनके घर पे भी गया, घर पे उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दी और धक्के देके भगा दिया और कहा यहाँ पे तो हमने बैंक मैनेजर को भी पहले मार मार के भगा दिया, तो तुम तो क्या चीज़ हो, वो तो यहाँ के मराठी लोग थे, मैं यहाँ का बदमाश हूँ, मैं यहाँ का बहुत बड़ा कल्पित इंसान हूँ, तो मैं अकेला क्या करता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो अकेला आया हूँ यहाँ पे। मैं चुपचाप फिर 11 तारीख को मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया। लेकिन उससे पहले 10 तारीख को मैंने थाना शिरडी में कंप्लेंट दी थी। तो थाना शिरडी में भी वहाँ पे 2-3 लोग गए थे मेरे साथ में, और जो वो था प्रॉपर्टी डीलर केएम गोडे, वो भी गए। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा यहाँ पे तो सब बाबा बाबा आप ही करते हो, आप सभी बाबा करते हो, यहाँ के लोग कोई बाबा नहीं मानते और यहाँ पे तो ऐसे लोगों को लूट लेते हैं, और फिर यहाँ पे आप आओगे चक्कर काटोगे, महाराष्ट्र है ठीक है, और आप फिर परेशान हो जाओगे, कहाँ तक दिल्ली से बार बार आओगे। तो फिर मैं चुपचाप परेशान होता हुआ और आंखों में आंसू लेता हुआ फिर मैं अपना दिल्ली वापस आ गया 11 सितंबर 2024 को। आने वहाँ पे मैंने कंप्लेंट दे दी, शिकायत दे दी, लेकिन वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं हुई। सितंबर 2024 से लेके आज तक कंप्लेंट नहीं हुई, कोई नहीं। फिर मैंने दिल्ली में आके मैंने कंप्लेंट की, थाना जगतपुरी में शिकायत दी, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि हमारा जुडिक्शन नहीं बनता। मैंने कोर्ट में गुहार लगाई, 56-3 डाली, वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि भाई कोर्ट में कि जुडिक्शन नहीं बन रहा, ये तो आप शिरडी जाके कंप्लेंट कराओ। तो मैं शिरडी गया, शिरडी में मेरी मुलाकात किसी शख्स से हुई, उसने कहा नहीं मैं आपका काम कराता हूँ। तो उसने मेरे को बहुत अच्छा उपदेश देके, एक प्रकाश गाबा जी हैं, उन्होंने मेरे को बात करके सीधा थाने से कांटेक्ट साधा, थाने से बात कराई और उन्होंने थाने में प्रभारी से मिलके, थाना अध्यक्ष से मिलके उन्होंने फिर कहा आप अब चले जाओ। अब हमने आपके सारे एविडेंस ले लिए। उस वक्त विजय कुमावत को भी बुलाया था। बुलाने के बाद मेरे को वापस मैं दिल्ली आ गया। मैं उस टाइम में आने के बाद फिर अभी मैं 8 तारीख को वहाँ गया, अभी 8 तारीख को 8 जून को, फिर 9 जून को उन्होंने एफआईआर काट दी।
एफआईआर निकाल दी। एफआईआर में उसने सेक्शन लगाए हैं बीएनएस के 316(2), 318(2) और आपका 336 और 340 के 4 सेक्शन लगाए हैं बीएनएस के। और लगाने के बाद उन्होंने विजय कुमावत को थाने बुलाया, थाना शेड़ी के अंदर। सुबह 11:30 बजे से विजय कुमावत वहीं पे था। मेरे को उसकी वीडियो है। उसने फिर शाम को अपने मम्मी माँ बाप को बुला लिया, अपने वाइफ को बुला लिया, अपने भाई को बुला लिया। वहाँ बुलाने के बाद वहाँ पे पता नहीं क्या स्कैम हुआ, क्योंकि सारे वहाँ लोग मराठी में बात करते हैं। मुझे वहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं, या वो आरोपी से क्या बात कर रहे हैं, या आरोपी उनसे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे को शाम को 7:34 पे एफआईआर मेरी दर्ज हो गई। एफआईआर की कॉपी मेरे को मिल गई। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद उसको साइन करा रहे हैं कि चलो एमएलसी करवाओ और आपको अरेस्ट करेंगे, आपको मतलब ये करेंगे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं वहाँ पे कि, और वहाँ पे उनसे वो आरोपी भाग गया, थाने से भाग गया, थाने से फरार हो गया। आरोपी थाने से विजय कुमावत थाने से भाग गया। पूरा स्कीम लगा के उन्हें बाइक मंगाई, थाने से भाग गया। उसकी मेरे पास सब वीडियो हैं। और मैं गुजारिश करूंगा शेड़ी पुलिस से कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। मतलब जो इंसान थाने से भाग सकता है, एक आरोपी थाने से भाग सकता है, तो यानी कि कोई बंदा सेफ नहीं है ना। अब इसमें आप पुलिस वालों की मिली भगत बोलो, थाना शेड़ी की मिली भगत बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए। आरोपी थाने से कैसे भाग गया, मैं आज तक इस बात को शंका में हूँ कि आरोपी कैसे भाग गया। और दोबारा पकड़ा नहीं गया? नहीं, दोबारा पकड़ा नहीं गया। तो मैंने उनको कहा भी कि आप दोबारा पकड़ो करो, तो वो कहते हैं हम मर्डर केस में लगे हुए हैं, हम आपके केस में थोड़ी लगे रहेंगे, हम लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ से ये जवाब मिलता है। मैं उनसे रोज़ संपर्क कर रहा हूँ। मैं 10 तारीख को यहाँ पे आ गया डर के मारे। फिर 9 तारीख को मैंने वहाँ से शेडी से फ़ोन भी किए कहीं, मेरे को उनके 4-5 लोगों ने घेर लिया। फिर मैंने वहाँ पे 112 नंबर पर फ़ोन किया रात को 9 बजे के आसपास कि मेरे को 4-5 लोगों ने घेर लिया। फिर मैं वहाँ भाग के हरे कृष्णा रेस्टोरेंट में वहाँ रुका, वहाँ मैंने खाना खाया और फिर मैं अकेला था डर के मारे। फिर वहाँ से मैंने सीधा टैक्सी किया। टैक्सी करने के बाद पूना की टैक्सी की, क्योंकि शेड़ी एयरपोर्ट से वहाँ कोई फ़्लाइट नहीं जा रही थी। पूना आया। पूना आने के बाद पूना से मैंने फ़्लाइट ली अर्जेंट में, आपका 5:35 की, जो दिल्ली आई। और दिल्ली में यहाँ पे अपना सेफ सिक्योर रहा। और वरना तो वहाँ पे तो पता नहीं जालसाजी क्या हुई पुलिस स्टेशन में कि आरोपी, मैं आज तक ये शौक हूँ कि पुलिस वाले कैसे मिल गए, क्या रहा क्या नहीं, भगवान मालिक है चीज़ के लिए। और आरोपी थाने से भाग गया, मतलब उनकी कस्टडी से भाग गया। ये हैरानगी वाली आज तक मेरे से एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वाली बात है। ऐसे तो फिर कोई भी क्राइम करके कहीं भी निकल सकता है। बिल्कुल कहीं भी निकल सकता है। और सर, ये जो इतनी घटनाएं हुई, हाँ। इस बीच आपको कहीं भी डाउट नहीं हुआ कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये पैसे का घपला तो नहीं हो सकता? नहीं, मेरे को पैसे का घपला इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि चलो मेरे को ब्लैकमेल तो कर ही रहा है, मैं डर दिखा के इस चीज़ के पैसे ले रहा है कि मेरे को प्रॉपर्टी के पैसे दो, मैं बेच दूंगा कहीं और बेच दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे पैसे नंबर 1 में जा रहे हैं, मैं बाय बैंक कर रहा हूँ, कोई मैं कैश तो दे नहीं रहा हूँ। तो फिर मैं इसलिए पैसे देता चला गया। और उसने बाद में जो उसने करतूत अपनी करनी थी, जो फिर बाद में मैंने सुना कि उन्होंने पहले भी औरों के साथ घपला किया, वो पहले औरों के पैसे खाए हुए हैं, तो जो आज साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए आज शेड़ी थाने ने मतलब मेरे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और लेकिन अपराधी को वो अरेस्ट नहीं किया उन्होंने। मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ के प्रभारी से, थाना प्रभारी से, वहाँ के एसपी से, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, वहाँ की सरकार से कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जो भी शख्स वहाँ पे आता है दान के लिए, पूजा के लिए, उनके साथ ऐसा घिनौना काम किया जा रहा है, तो पता नहीं और लोगों का, आम बंदों का क्या हाल होगा। सर, क्या पता था उनको कि आप इतने बड़े एडवोकेट हैं? हाँ, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली के अंदर, लेकिन वहाँ पे तो वो होता ना कि आप तो यहाँ अकेले हो, दूसरे शहर में आए हो, आप तो परदेसी इंसान हो, तो परदेसी इंसान क्या कर पाएगा? बिल्कुल। तो सर, अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरह की आपको न्याय मिलना चाहिए, और क्या महाराष्ट्र पुलिस से आपको क्या सहायता चाहिए? महाराष्ट्र पुलिस से मेरे को सहायता ये चाहिए, उसको अरेस्ट किया जाए और उसको जितनी उसके कानून के तहत जो जैसा सज़ा दी जाए, उसको सज़ा बहुत ज़रूरी मिलना चाहिए। जबकि मेरे को वहाँ लोगों ने कहा भी कि आप इसको सेटल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो तो सब नकारात्मक बातें थी और सब उनकी मिली भगत वाली बात। मतलब मैं तो चाहूँगा, मेरे को तो आज तक शौक, मैंने कहा ना, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि वो लोग पुलिस वाले, पुलिस सिपाही और पुलिस सब वहाँ क्या उससे बात कर रहे थे आरोपी से, उनकी मिली भगत मुझे आज तक लग रही है कि पुलिस महकमे की और आरोपी की पूरी मिली भगत रही है। जो कि आरोपी थाने से कैसे भाग गया, जो सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम को 7:15 बजे भाग गया, 7 बज के सिक्योरिटी के बीच वो भाग गया, और पुलिस आज तक एक्शन नहीं ले पाई। बताएं, ये तो बहुत बड़ा अजूबा वाली बात है। तो सर, अभी
आपने जो धर्मशाला खरीदा तो आप क्या चाहते हैं, वो पैसे आपके रिफंड हो या आप वापस से धर्मशाला बनाना चाहते हैं? ताकि गरीबों मेरे को धर्मशाला तो बिल्कुल बनानी है जी। गरीबों के लिए, क्योंकि वो पैसा दान का निकला हुआ है। और उसमें तो 1 करोड़ 11 लाख की मैंने खरीदी थी। उसमें तो मेरे को बेड और सफ़ेदी मतलब उसमें बेड मतलब जो भी उसमें सुविधा देने वाली चीज़ें थी वो मैं देता। आपका कंबल, पंखे और चीज़ें देता। तो टेबल, कुर्सी, तो शायद उसमें मेरे 20-30 लाख रुपए और खर्च होते। तो मैं तो एक सामाजिक कार्य करने गया था, और वो भी अपना कोई एनजीओ नहीं चला रहा कि मैं समाज लोगों से पैसा इकट्ठा करूं और इकट्ठा करके और दान के नाम पे खुद कुछ खा जाऊं और दान कर दूं। आप तो सारा पैसा सर, मैं खुद के अपने पास से बिल्कुल, लगाता, अपने बिल्कुल। बलबूते पे मैंने ये काम किया। बिल्कुल। फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मतलब महाराष्ट्र सरकार से और थाना प्रभारी शिरडी से और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिरडी से कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इस तरह के आरोपी और वहाँ पे ना हो जो कि भगवान भगत के साईं के लिए जो कुछ करने आए, जनता के लिए कुछ करने आए, और उनको साथ लूटपाट इस तरह की हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आप लोग देख सकते हैं सर ने क्या बताया है कि मतलब इस तरह का स्कैम महाराष्ट्र से निकला है, और महाराष्ट्र पुलिस के थाने से आरोपी फरार हो जा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। सर खुद एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और मैं महाराष्ट्र पुलिस से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो इस पे भरपूर कार्यवाही करे। और दोस्तों, मैं आप लोग से भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि ये इस वीडियो को आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे शेयर करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।